गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका आपके कमल फिजिक्स गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी ऑप्टिक्स चल रही है प्रकाश की, जिसके अंतर्गत हम प्रकाश की घटनाओं को क्रमवाइज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने परावर्तन को पढ़ा था, अब हम अपवर्तन को पढ़ रहे हैं। और हालांकि काफ़ी टाइम हो गया अपवर्तन परावर्तन को पढ़ते पढ़ते, पर लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा विस्तृत पढ़ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी काम आएंगी। तो हमारी अपवर्तन की घटना चल रही थी, तो जिसके अंतर्गत हमने अपवर्तन के कुछ रूल्स पढ़े थे। अब उसके बाद में हमने अपवर्तन के संबंधित एग्जाम्पलों की बात की थी, बहुत से एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमने। और जिस बच्चे ने वो क्लास ज्वाइन नहीं की, न्यू स्टूडेंट हो, तो वो लास्ट क्लासों को जो भी रिकॉर्डेड सेव हो रही हैं उनको देख ले, और जिससे उसकी समझ में आगे आने लग जाएगा। तो अब जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो अपवर्तन के अंतर्गत ही है। अभी अपवर्तन टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं वो लेंस पढ़ रहे हैं। तो लेंस भी अपवर्तन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो लेंस के बाद में हालांकि ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ये आपके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम तक। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो प्रकीर्णन या बड़ विक्षेपण ले लेंगे, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले भी हमने लेंस को ख़त्म नहीं किया है, हमने लेंस की परिभाषाएं पढ़ी हैं, और लेंस की परिभाषाओं के साथ साथ उसके कुछ गुणधर्मों के बारे में भी पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। लेकिन प्रतिबिंब निर्माण से पहले हम पर यह आना चाहिए कि वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनसे हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो अपना आज का टॉपिक क्या होगा? लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। और कल की क्लास में हम लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ चुके थे, लेंस की परिभाषा पढ़ चुके थे, लेंस के भाग पढ़ चुके थे, और लेंस के भागों की परिभाषाओं को भी हमने जाना था। और जो भी लेंस हैं जिनके भाग थे उत्तल अवतल, अब उन दोनों के भी भागों के बारे में हमने बात की थी। तो इस प्रकार से हमने कल की क्लास में चर्चा की। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो अपना टॉपिक क्या है? लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो पूरा जो चैप्टर है उसकी थीम आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपको पता तो होना चाहिए कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो सीधी सीधी बात क्लियर होनी चाहिए, हम परावर्तन पढ़ चुके हैं, अपवर्तन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपवर्तन के अंतर्गत ही लेंस चल रहा है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे वो क्या है? लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम, प्रतिबिंब निर्माण के नियम, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। अब देखो समझ लेते हैं, हालांकि 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे। कोई गोलीय दर्पण है उसके द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम तथा लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियमों के बारे में आपने अध्ययन 10th क्लास में किया होगा। लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं जिससे आपको वो रिवाइज हो जाएगा, और आगे हम प्रतिबिंब निर्माण कर लेंगे और लेंस सूत्र ज्ञात करेंगे, फिर लेंस मेकर सूत्र ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से हम 12th तक या 12th बेस के लिए जो भी पाठ्यक्रम में है वहाँ तक अपवर्तन फिनिश हो जाएगा। बाकी हालांकि अपवर्तन से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप आगे जाके पढ़ोगे, और अपवर्तन से संबंधित ढेर सारे तथ्य हैं, ठीक है, तो उनको आप आगे चल के पढ़ोगे। तो यहाँ अब प्रतिबिंब निर्माण के नियम देख लेते हैं। देखो सबसे पहला नियम नंबर 1 कि जैसे हमारे पास कोई एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, दोनों के लिए जान लेते हैं कि यहाँ तो एक उत्तल लेंस ले लेते हैं, और यहाँ क्या ले लेते हैं? एक अवतल लेंस। अब देखो पहला नियम क्या है? जैसे ये उत्तल लेंस है, इसका नाम देना चाहें तो दे लो, कोई ए बी लेंस है, या इसको पी क्यू दे लेते हैं। इसका बढ़िया सा नाम क्या है? पी क्यू, ठीक है। पी क्यू हमारे पास क्या है? एक उत्तल लेंस है, और इसका भी नाम दे लो, पी क्यू ही दे लो, पी क्यू अवतल लेंस भी है। अब देखो पहला नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, यहाँ ये क्या है? मैं आपको इनकी परिभाषा पढ़ा चुका हूँ। तो ये प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ भी इसकी भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसके लिए भी प्रकाशिक केंद्र होगा, इसके लिए प्रकाशिक केंद्र वो यहाँ है, और ये हमने मुख्य अक्ष बना दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो
पहला नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाए, लेंस पर आपतित हो जाए, तो यहाँ क्या होगा बताओ, अपवर्तन या परावर्तन? अपवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ लेंस पर क्या होगा, अपवर्तन। और कितनी बार अपवर्तन होगा बताओ? द्विअपवर्तन की घटना होगी कि नहीं होगी? तो वायु से लेंस में, यदि लेंस वायु में रखा है तब बात कर रहा हूँ, वायु से लेंस में, लेंस कांच का बना होगा तो वायु से कांच में और कांच से वायु में, यहाँ कितनी घटनाएं होंगी? 2 घटनाएं, द्विअपवर्तन की घटना होगी। कैसी होगी? द्विअपवर्तन की। लेकिन हम ये द्विअपवर्तन की घटना नहीं पढ़ रहे, मैं आपको बिल्कुल ओपन करके दिखाऊंगा लेंस में किस प्रकार से द्विअपवर्तन की घटना होती है, उसके लिए समीकरण भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, अब अपवर्तन के बाद यह फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। पहला नियम क्या है, अपवर्तन के बाद यह कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस बिंदु से। अब फोकस बिंदु मैंने आपको 2 बताए थे, प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु। तो यहाँ आप कमेंट्स में जल्दी बताओ कि ये कौन सा फोकस बिंदु है, प्रथम फोकस बिंदु या द्वितीय फोकस बिंदु? जल्दी बताओ। तो मैंने आपको प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु के संदर्भ में ये बताया था, यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद जिस फोकस बिंदु से गुजरती है वो द्वितीय फोकस बिंदु होता है कि नहीं? अरे अपवर्तन के बाद जिस फोकस बिंदु से गुजरे वो द्वितीय फोकस बिंदु होता है। यदि कोई भी फोकस बिंदु है जिस पर कोई वस्तु रखी है, यदि उसे चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो उस बिंदु को कहेंगे हम प्रथम फोकस बिंदु। प्रथम फोकस बिंदु मैंने आपको बताया था कि जैसे यहीं इस प्रकार सिस्टम होता है कि यहाँ वस्तु रखी है और वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जब लेंस पर आपतित हो जाएं और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष क्या हो जाएं, समांतर हो जाएं, तब तो इसको कहेंगे प्रथम फोकस बिंदु F1। कोई प्रॉब्लम? अब इसको क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस बिंदु। यदि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होते हुए अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरेंगे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेंगे उसको क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस बिंदु। तो ये हमारे पास क्या है? द्वितीय फोकस बिंदु F2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारे पास द्वितीय फोकस बिंदु हो गया। मैंने लास्ट क्लास में यही समझाया था, प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु। जिस बच्चे को नहीं पता हो तो वो लास्ट वीडियो को देख सकता है। अब देखो, अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? द्वितीय फोकस बिंदु हो गया। तो पहला नियम समझ में आ गया कि नहीं? इसी नियम को यहाँ लगा दूँ। मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी तो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। यहाँ तो वास्तव में गुजरती हैं, यहाँ गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात ये अपसारित हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? अपसारित। अपसारित मतलब फैलना। तो ये अपसारित होगी, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाने पर ध्यान रखना, ये अपसारित, ये आपतित प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, इसलिए तो इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये जो अवतल लेंस है इसको अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है, अपसारित कर देता है। तो ये क्या करता है? हवसारित करता है। आने वाले प्रकाश किरणों को क्या करता है? हवसारित करता है, हविसारित करता है। तो इसलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं? जो उत्तल लेंस है उसको हम हविसारी लेंस भी कहते हैं, वो अवतल लेंस है उसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ ये नियम समझ में आ गया कि नहीं? ये जो फोकस बिंदु है ये कौन सा? F2 द्वितीय फोकस बिंदु होगा। क्यों होगा? मैंने बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये द्वितीय फोकस बिंदु हो गया। यहाँ ये भी कौन सा हो गया? द्वितीय फोकस बिंदु। क्लियर? तो पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कौन अपवर्तन करेगा? यहाँ लेंस करेगा कि नहीं करेगा? तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपका पहला रूल हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरे रूल की बात कर लेते हैं। तो इसमें से हम केवल इसी को मिटा लेते हैं, इस किरण को। तो पहला रूल समझ में आ गया कि नहीं? समझने के लिए है नहीं, कुछ समझ में आना तो चाहिए। वैसे सब 10th क्लास की कहानी है और 10th क्लास के आप धुरंधर हो या नहीं हो? भाई जब बच्चे 11th 12th में आ जाते हैं
तो उनको 10th बिल्कुल ऐसे लगता है नॉर्मल, और ये और कहते हैं अपने आप से 10th में था क्या, बस हम पढ़े नहीं थे। तो भाई उस पढ़ने का ही तो खेल है। जब आप उच्च कक्षाओं में आ जाते हो तो छोटी मोटी कक्षाएं ऐसे लगती हैं कि जैसे उसमें था क्या, नॉर्मल हो जाती हैं वो। अब देखो दूसरा नियम पढ़ लेते हैं। अब समझ लो, देखो पहला नियम तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण वाला हो गया, और दूसरा नियम यदि फोकस बिंदु से गुजरती हुई कोई प्रकाश किरण आ जाए और फिर लेंस पर आपतित हो जाए तो क्या होगा। जस्ट पहले वाला था उसका उल्टा हो गया, वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ जैसे फोकस बिंदु से गुजरती हुई कोई प्रकाश किरण आ जाए तो यहाँ मैं रख देता हूँ, जैसे यहाँ से इसी प्रकार से कोई प्रकाश किरण इस लेंस पर आपतित हो जाए तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ऐसे कहीं से भी आ रही हो ये प्रकाश किरण फोकस बिंदु से, ये कौन सा फोकस बिंदु है, अब वही बात आ गई, यहाँ प्रथम फोकस बिंदु, ये क्या है, प्रथम फोकस बिंदु। तो ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब यहाँ प्रथम माना कि यहाँ प्रथम फोकस बिंदु है इसके लिए, तो ये फोकस बिंदु के अनुदिश यदि कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। कोई प्रॉब्लम यहाँ, देखो ये प्रथम फोकस के अनुदिश आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कहाँ से गुजर जाएगी, प्रथम फोकस बिंदु से। ऐसे प्रथम फोकस बिंदु से गुजरती हुई आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इनको हाँ वो एक अलग बात है, इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो कहाँ से गुजर रही थी, फोकस बिंदु से। ये तो सिस्टम है, तो ये कहाँ से गुजर रही थी, फोकस बिंदु से, ऐसा लग रहा है। तो इस प्रकार से कोई प्रकाश किरण आ रही है, मैं अवतल लेंस की बात कर रहा हूँ, अवतल लेंस के लिए यदि कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही है कि वो कहाँ से गुजर जाए, प्रथम फोकस बिंदु से, जब वह किसके समांतर हो जाएगी, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर, यहाँ भी फोकस बिंदु से आती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। क्लियर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और नेक्स्ट गुणधर्म की बात कर लेते हैं। ये तो दूसरा हो गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वही है जो पहला था, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, और फोकस बिंदु से गुजरती हुई यदि लेंस पर आपतित हो जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वो उसी का रेसिप्रोकल है, उल्टा हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बस यहाँ ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि प्रथम फोकस बिंदु कौन सा है, द्वितीय फोकस बिंदु कौन सा है। देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन का जिस फोकस बिंदु से गुजर जाए तो वो तो कौन सा हो जाएगा, प्रथम फोकस बिंदु। और जिस फोकस बिंदु से अगर कोई वस्तु यहाँ इस बिंदु पर रखी है, मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर रखी है, तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस पर अपवर्तन का मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो वो जो बिंदु है जहाँ वस्तु रखी है वो प्रथम फोकस बिंदु है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लो। जैसे फिर आगे बात करें, अब देखो अगला नियम, तीसरा नियम, इसको मिटा लेते हैं, इस रेसी बना लेंगे। तीसरा नियम क्या होगा, देखो वहाँ हमने जब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़े थे, वहाँ हमने 4 नियम पढ़े थे, यहाँ 3 ही नियम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ 3 ही नियम है, वहाँ 4 थे, यहाँ 3 नियमों से ही हमारा किरण आरेख बन जाएगा। 3 में से कोई भी 2 नियमों का पालन कर लो, उनसे हम किरण आरेख बना लेंगे। ठीक है, तो तीसरा नियम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक उत्तल लेंस है और यहाँ क्या रख लेते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस ऐसा है, जूते टाइप का है ना, ऐसा ही लग रहा होगा आपको, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ तो देखो ये क्या है, उत्तल लेंस है, और ये क्या है, अवतल लेंस है, जिसका ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके लिए ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब इसका प्रकाशीय केंद्र O यहाँ है, इसका भी प्रकाशीय केंद्र O यहाँ है। किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखो यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरती हुई आपतित हो जाए, इससे ऐसे आपतित हो कि वो कहाँ से गुजर रही है, प्रकाशीय केंद्र O से। कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आई कि वो कहाँ से गुजर रही है, प्रकाशिक केंद्र से, तब उसका क्या होगा, तब उसके साथ कुछ नहीं होगा, कोई अपवर्तन नहीं होगा, अर्थात वो जैसे आएगी वैसे
चली जाएगी। क्लियर। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। तो यहाँ कोई विचलन नहीं हुआ, कहाँ निकल गई, सीधी निकल गई। तो ऐसे यहाँ सिस्टम बनेगा। अवतल लेंस के लिए भी सेम कहानी है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी निकलती है। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी निकलती है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कहीं कोई भी पुलिस वाला नहीं है जो इसको रोक ले, इस गाड़ी को, आने वाली को। तो वो क्लियर हो गए, वो कहाँ से है, प्रकाशिक केंद्र से। तो तीनों नियम हो गए। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरा नियम क्या था, मुख्य, जैसे कोई भी प्रकाश किरण यदि फोकस बिंदु से गुजरती हुई लेंस पर आपतित हो जाए या ऐसा लगे कि वो, इसके लिए हम कहते हैं कि यदि ऐसा लगे कि वो फोकस बिंदु के अनुदिश आ रही है, तब वह लेंस पर क्या हो जाए, आपतित हो जाए, तब अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, वो समांतर हो जाती है। दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन की सीधी निकल जाती है। तो ये तीनों नियम क्लियर हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात कर लेते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो अपने नियम कंप्लीट हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आए होंगे। हाँ, तो जितने भी बच्चे क्लास ज्वाइन किए हुए हैं वो एक बार लिंकों को शेयर जरूर किया करें। जब मैं आपके लिए इतना पसीना बहा रहा हूँ तो आप थोड़ी सी उंगली से उसको शेयर तो कर सकते हो ना। जब मैं फिजिकली इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप इतना तो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है भाई। फिर तो चलो हम कर लेते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि नहीं, याद आ रही होगी कुछ बच्चों को। तो उसको मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है वो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, और कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में स्पेशली कौन सा दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण। ठीक है, यहाँ उत्तल लेंस अवतल गोलीय दर्पण की कहानी लगभग सेम सी होती है भाई, बिल्कुल प्रतिबिंब निर्माण की जो कंडीशंस होती है वो सेम होती है। उत्तल लेंस अवतल दर्पण, आप बोलोगे सर ये उल्टा सिस्टम है, और आप एक नज़रिए से देखोगे तो ये उल्टा सिस्टम नहीं है। आप एक बात बताओ, ये क्या है, अवतल दर्पण, यही तो है या नहीं है। चलो ठीक है, अब एक तो ये मैंने अवतल दर्पण के लिए, जो अवतल दर्पण का निर्माण हुआ तो वो किससे हुआ था, एक खोखला गोला था, उसको हमने काटा था कि नहीं, इसको मैं छोटा बना देता हूँ। हमारे पास एक खोखला गोला था, क्या था, खोखला गोला, और वो पारदर्शी था। इस प्रकार से उसका सिस्टम है। ठीक है, तो हमने इस खोखले पारदर्शी गोले को क्या कर लिया, काट लिया था, और एक सिरे पर क्या कर दी थी, पॉलिश कर दी थी। और यहाँ सिस्टम क्या है, जैसे एक गोला ये है, ठीक है, यही तो है। अब दूसरा गोला, वहाँ तो एक ही गोला था, यहाँ क्या है कि एक और गोला हमने ले लिया इस प्रकार से, हमने एक और गोला ले लिया ऐसे। तो आप एक नज़रिए से देखो कि ये यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है इस प्रकार से, कि यहाँ हमने इधर पॉलिश कर दी, ठीक है, इसको काट करके हमने एक और गोला लिया था, इसको, इसका इतना भाग ले लिया। ये कौन सा भाग है, देखो अवतल भाग है या नहीं है भाई, ये कौन सा भाग है, अवतल भाग। और इसका भी कौन सा भाग हो गया, ये आप वो इधर से तो उत्तल है, लेकिन इस गोले के लिए अगर काटा जाए तो इधर से कैसा हो रहा है, अवतल भाग है या नहीं है। तो इधर से अवतल भाग हो गया। यहाँ हमने ऐसे पॉलिश की थी, लेकिन जब हमने इसको इस प्रकार से डिजाइन कर दिया है तो ये अवतल ही, देखो इसकी ये कंडीशन है और दूसरे की भी ये कंडीशन है। देखो इधर से देखा जाए तो ये अवतल भाग है, इसके लिए इधर से देखा जाए तो ये अवतल भाग है या नहीं है। वही कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। लेकिन जब हमने इसको काट करके देखा तो फिजिकली हमें कैसा दिख रहा है,
जब हमने इसको काट के देखा तो फिजिकली हमें कैसा दिख रहा है, देखो उत्तल प्रकृति दिख रही है कि नहीं। देखो इसका ये भी भाग उठा हुआ है, इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ। इसका ये भी भाग उठा हुआ है और ये भी भाग उठा हुआ है या नहीं है। देखा जाए तो ये देखो अवतल भाग है और ये भी कैसा भाग है, अवतल भाग है या नहीं है। तो एक नज़रिए से तो ये वही है या नहीं है। लेकिन जब दोनों से जो संरचना बनी है तो वो हमें उभरी हुई संरचना प्राप्त हुई है। ये देखो ये भी पृष्ठ उभरा हुआ है और ये भी पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है। तो इसको इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, उत्तल लेंस। अन्यथा चलो ठीक है, इस पृष्ठ को हटा दिया, यहाँ क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया हमने। तो इस पृष्ठ को हटा दिए, देखो क्या बन गया, क्या बन गया, ये अवतल दर्पण है या नहीं है, अवतल दर्पण। तो इससे क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। बनाए कि नहीं इससे, देखो तो ये सिमिलर क्यों, बात समझ में आ गई कि नहीं। ये अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, ये अवतल दर्पण की भांति इसकी संरचना बनी थी। इसकी जब रचना हुई थी वो किसकी भांति हुई थी, अवतल दर्पण की भांति हुई थी। लेकिन जब दोनों तरफ से इसको डिजाइन किया गया, बीच में समांगी पारदर्शी माध्यम भर दिया गया, तो उसका भाग में प्राप्त हुआ, वो बीच में से उभरा हुआ प्राप्त हुआ था और किनारों पर पतला प्राप्त हुआ। इसलिए हम इसको क्या कहा, उत्तल लेंस कहा। ठीक है, तो ध्यान रखना उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण की कंडीशन कैसी होंगी, सेम होंगी बिल्कुल। तो जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक बार फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। देखो एक बार फिर समझ लो उसको। जैसे मेरे पास एक लेंस है, या मैं उसको यहाँ कहीं लिख देता हूँ, इससे वो परमानेंट काम आती रहेगी। ये उत्तल लेंस है। अब इस पर स्थितियाँ व्यक्त कर लो, ये इनफाइनाइट, यहाँ भी स्थितियाँ व्यक्त कर लो। तो ये तो 2f हो गया और ये f हो गया, यहाँ भी ये f है और ये 2f है और ये इनफाइनाइट है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब मैंने इसको नामांकित कर दिया, एक अनंत को एक कहा, 2 3, यहाँ तक तो दिख रहा है कि नहीं। तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। तो इनका नाम दे दिया मैंने 1 2 3, 1 2 3। इसको भी क्या कह दिया, 1 2 3। अब इसके आधार पर हम देखेंगे वस्तु कहाँ रखी तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा। ठीक है, तो यदि वस्तु देखो अनंत पर रखी है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर। अनंत का मतलब क्या है, 1 पर रखी है, तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, देखो उधर देखो, F1 पर है या नहीं है, तो कहाँ प्राप्त होगा, F पर। यदि प्रतिबिंब कहाँ है, सॉरी बिंब कहाँ है, अनंत पर है, तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, नंबर 1 F पर प्राप्त होगा। 1 तो 1, समझ में आ गया। अब ऐसे ही यदि वस्तु 2F पर रखी है तो 2 पर, तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, 2F पर, 2 पर प्राप्त हो जाएगा। ऐसी वस्तु 3 पर रखी है, अर्थात F पर रखी है, तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, 3 पर, अनंत पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं बात। अब बात करें आपको सर बीच में रखी हो सकती है, तो रख लो आप बीच में भी, अनंत और 2F के मध्य हो सकती है। यदि वस्तु अनंत होगा 2F के मध्य, तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, तो 1 और 2 के मध्य, तो कहाँ प्राप्त होगा, 1 और 2 के मध्य, F और 2F के मध्य। इससे वो कंडीशंस रट्टा नहीं लगानी पड़ेगी, ढेर सारी कंडीशंस हो जाती हैं। जब वस्तु कहाँ है तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, कैसा होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, जो भी कंडीशंस होंगे वो ढेर सारी हो जाती हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तो यहाँ यदि वस्तु कहाँ है, 2F और F के मध्य, तो 2 और 3 के मध्य, 2 और 3 के मध्य कहाँ प्राप्त होगा प्रतिबिंब, 2F हुआ अनंत के मध्य। बात समझ में आई कि नहीं। तो आप की वजह से रिप्रेजेंटेशन कर लेना, एक बार अभ्यास करना। तो इस प्रकार से हमने रिप्रेजेंटेशन कर लिया। 1 पर है तो 1 पर प्राप्त होगा, 1 कहाँ है, तो इधर से लिखना है 1 2 3, 1 2 3। 1 पर है तो 1 पर, 2 पर है तो 2 पर, 3 पर है तो 3 पर। बीच में तो किस किस के बीच में, उसके उधर देख लो किस किस के बीच में प्राप्त हो रहा है। क्लियर। अब बड़े छोटे की बात कर लेते हैं भाई। 2F पर बीच में कैसा होगा, बड़ा, तो बीच में कैसा होगा, बड़ा होगा। और इससे आगे जाएंगे तो जितना हम आगे जाएंगे, आप समतल दर्पण को ही ले लो, आप जितने आप आगे जाते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हम बड़े होते जा रहे हैं, जबकि वो बराबर बनता है प्रतिबिंब। तो यहाँ जैसे ही हम आगे जाएंगे तो कैसा होता जाएगा, सॉरी यहाँ तो बराबर होगा, बीच में तो कैसा होगा, बराबर। आगे जाएंगे तो कैसा होता जाएगा, बड़ा, पीछे आएंगे तो कैसा होता जाएगा, छोटा।
क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? लाइट की मिस्टेक और हो गई, लाइट और चली गई। तो देखो यहाँ तक हमने देख लिया कि वस्तु कहाँ है तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, और वस्तु कहाँ है तब कैसा बनेगा, बड़ा या छोटा। तो इस ट्रिक से कंप्लीट है। यदि वस्तु देखो 2F पर है तो कैसा होगा, बराबर। यदि आगे गए तो कैसा होगा, बड़ा होगा। पीछे गए तो कैसा होगा, छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रतिबिंब का साइज देख सकते हैं कि बड़ा या छोटा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम प्रतिबिंब निर्माण कर लेते हैं इसकी हेल्प ले करके। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, जिसमें पहली कंडीशन यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो वस्तु कहाँ स्थित हो, नंबर 1, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस द्वारा। तो देखो पहले हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। माना कि PQ क्या है, एक उत्तल लेंस है। अब वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर। तो अनंत पर यदि कोई वस्तु स्थित है तो आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। क्यों? जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, समांतर होती है। इस बात पर विचार करना और फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हो गई। अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से। तो ये कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से। और ये फोकस बिंदु कौन सा है मुझे ये बता दो बस, कमेंट में जल्दी बताओ, ये प्रथम फोकस बिंदु है या द्वितीय फोकस बिंदु है। आपके इस कन्फ्यूजन को ऐसे ही मैं प्रायोगिक रूप से बार बार उपयोग में लाने से आपको दूर करूँगा कि प्रथम फोकस बिंदु द्वितीय फोकस बिंदु कौन सा होता है। तो जल्दी कमेंट्स में आंसर दो कि ये प्रथम फोकस बिंदु है या द्वितीय फोकस बिंदु है, बताओ। तो हमें पता है कि ये कौन सा फोकस बिंदु है, द्वितीय फोकस बिंदु है या नहीं है, क्योंकि समांतर आ रही है फिर जिस फोकस बिंदु से गुजर रही है तो उसको द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये द्वितीय फोकस बिंदु हो गया। अब ऐसे ही मुख्य अक्ष के समांतर और भी प्रकाश किरण आ गई, जो कि अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाएगी, ये कौन सी घटना हो रही है, अपवर्तन की। ठीक है, तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाएगी, द्वितीय फोकस बिंदु से। तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ है, F पर। प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ है, F पर। तो मैं प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस ट्रिक से देखो कि वस्तु अनंत पर रखी है तो 1, तो प्राप्त प्रतिबिंब 1 पर, 1 का मतलब F पर होगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ कि जब वस्तु अनंत पर है, नंबर 1, तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ है, नंबर 1 F पर है। तो हमें कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, F पर प्राप्त हो गया। प्रतिबिंब F पर प्राप्त। अब इससे ये देख लेते, पीछे जा रहे हैं तो छोटे होते जा रहे हैं कि नहीं भाई, जितने पीछे आओगे उतने छोटे और जितने आगे जाओगे उतने बड़े, और 2F पर है तो कैसे हैं, बराबर है। तो इसका मतलब वस्तु अनंत पर है तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, अत्यंत छोटा। वो जितने पीछे जाएंगे उतने छोटे, अनंत की ओर जा रहे हैं तो अत्यंत छोटा। तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, अत्यंत छोटा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो प्रकाश किरण वास्तव में काट रही है तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा हो जाएगा, वास्तविक। अब ध्यान रखना सभी स्थितियों में, उत्तल लेंस के लिए सभी स्थितियों में वास्तविक होगा, बस एक स्थिति को छोड़ करके। वो अपवाद वाली कंडीशन मैंने दर्पण में भी बताई थी और यहाँ भी है। ठीक है, तो वो जब वस्तु F हुआ, वहाँ दर्पण में तो मैंने P कहा था, यहाँ क्या है, प्रकाशीय केंद्र O है। तो यहाँ प्रकाशीय केंद्र क्या है, O। जब वस्तु F हुआ O के मध्य स्थित हो, और दर्पण के लिए जब वस्तु F और P के मध्य स्थित हो, तब कि वो कंडीशन है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, तो इसका मतलब वास्तविक हो गया और कैसा हो गया, अत्यंत छोटा हो गया, वास्तविक हो गया। और ये कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा ये, उल्टा। अब इसमें तो बिंदुवत बन रहा है, बहुत छोटा सा बन रहा है, तो महसूस नहीं हो पा रहा कि उल्टा या सीधा है। लेकिन अब और किरण आरेख बनाएंगे, वहाँ देखो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि यहाँ ये उल्टा है। तो यहाँ कैसा प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त उल्टा ही होगा। ठीक है, कैसा प्राप्त होता है, उल्टा। तो ये किरण आरेख समझ में आ गई। 10th क्लास का किरण आरेख है, ऐसे ही बनाया था आपने 10th क्लास में। जबकि मैंने आपको कहा है उचित वही होगा यदि आपने 3 रूलों में से किसी 2 रूलों का प्रयोग किया है। ठीक है, सही है, गलत ये भी नहीं है, काम चल जाएगा। तो
अब दो रूलों का प्रयोग करते हुए मैं आपको बना के बता देता हूँ किस प्रकार से हम दो रूलों का प्रयोग करते हुए किरण आरेख बनाएंगे। ठीक है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो आपकी 10th क्लास जैसी कहानी हो गई। तो दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। हाँ, ये जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसको आप बना लेना पेन से, क्योंकि मैंने ये नोट्सों में नहीं बनाया है। हमारे पास पी क्यू क्या है, एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O है। अब देखो वस्तु कहाँ है, अनंत पर। ठीक है, अब अनंत पर तो नहीं कह सकते, अनंत की ओर है कोई वस्तु, क्योंकि अनंत कोई फिक्स राशि नहीं है। तो वस्तु कहाँ है, अनंत की ओर। जब वस्तु अनंत की ओर है तो वहाँ से आने वाली प्रकाश किरण कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो समांतर प्रकाश किरण इस लेंस पर आपतित तो ऐसे हो गई, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपतित हो गई तो इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा कि नहीं होगा। भाई जरूरी है कि मुख्य अक्ष पर रखी है वस्तु, भाई कैसे ऐसे उल्टी रखी है ऐसी कहीं। ठीक है, वहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आ गई, बस आने वाली प्रकाश किरण आपस में समांतर होंगी। हमें तो ये देखना है कि आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो इस प्रकार से आई तो इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो ये बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन। अब आप कहोगे ये फोकस बिंदु मिल गया हमें, तो अरे नहीं है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु जो समांतर प्रकाश किरण है जहाँ काटेंगे वहाँ फोकस बिंदु होगा। वो पहले नहीं, यहाँ कब होता था, जब मुख्य अक्ष के समांतर आती थी तो हम कह सकते थे कि यहाँ फोकस बिंदु होगा। जब मुख्य अक्ष के समांतर आती थी तब हम कहते थे, जब मुख्य अक्ष पर क्रॉस करती थी तो उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कह देते थे। लेकिन यहाँ ये फोकस बिंदु नहीं होगा। अभी हम दूसरी प्रकाश किरण समांतर लेके आएंगे, वो जहाँ काट जाएंगे वहाँ फोकस बिंदु होगा। ठीक है, तो अब दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से गुजार दो, देखो इसको हम गुजार लेते हैं प्रकाशीय केंद्र O से। कहाँ से गुजार लेते हैं, प्रकाशीय केंद्र O से। जब ये प्रकाशीय केंद्र O से गुजरेगी इस प्रकार से तो सीधी निकल जाएगी, निकलेगी कि नहीं। अब देखो ये आपस में कैसी हो गई, समांतर। अरे भाई ये दोनों आपस में कैसी हो गई, समांतर। वस्तु अनंत पर है तो आपतित प्रकाश किरणें परस्पर कैसी होंगी, समांतर ही होंगी। ठीक है, अब ये यहाँ काट गई तो जहाँ काटी हैं, अब यहाँ ये फोकस बिंदु है। ये कौन सा है, फोकस बिंदु। तो यहाँ काट गई तो ये फोकस बिंदु है। और कौन सा फोकस है, द्वितीय फोकस बिंदु F2। ठीक है, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ B' और A'। देखो प्रतिबिंब यहाँ स्पष्ट हो गया कि उल्टा है। स्पष्ट है या नहीं, पहले स्पष्ट तो नहीं हो रहा था, उल्टा है। और छोटा हम इसलिए कह सकते हैं, वस्तु जब अनंत पर स्थित है वो हमें दिख रही है। जब वस्तु इतनी अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के बावजूद हमें हल्की सी दिख रही है तो इसका मतलब वो कितनी विशालकाय होगी कि नहीं होगी, तो वो बहुत बड़ी होगी। तो कहने का मतलब उसके सापेक्ष कैसी है, छोटी है। और कैसी है, अत्यंत छोटी है। प्राप्त प्रतिबिंब कैसा है, अत्यंत छोटा है और वास्तविक है और उल्टा प्राप्त हो रहा है और F पर तो प्राप्त हो ही रहा है। तो ये क्लियर है। तो इस किरण आरेख को उसमें नोट्सों में बना लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो हाँ, इस किरण को थोड़ा सा ऐसे शो और कर लेते हैं। यहाँ एक तीर सा और लगा लो इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्थिति क्या कर लेते हैं, जब वस्तु का रख लेते हैं अनंत और 2F के मध्य। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत और 2F के मध्य, तब प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, कहाँ होगा, तो वो हम जान लेते हैं। किसकी सहायता से, किरण आरेख की सहायता से। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और 2F के मध्य। जब वस्तु अनंत व 2F के मध्य हो तब क्या होगा, तो उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं बढ़िया वाला। तो पी क्यू हमारे पास एक ओरिजिनल कंपनी का क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, जिसका एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं और यहाँ प्रकाशीय केंद्र O है। ठीक है, अब हम बात करें जब वस्तु अनंत और 2F के मध्य हो, तो माना कि यहाँ फोकस बिंदु F है, और यहाँ क्या है 2F, और यहाँ क्या है इनफाइनाइट। अब इधर मान लेते हैं F, और यहाँ क्या है 2F, यहाँ मान लेते हैं इनफाइनाइट। अब देखो ये हमें पता है द्वितीय फोकस बिंदु है। ये क्या है, द्वितीय फोकस बिंदु, तो यहाँ 2 2 लगाएंगे। ये प्रथम फोकस बिंदु है तो यहाँ 1 1 लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम। अब वस्तु को कहाँ रखी है,
इनफाइनाइट और 2f के मध्य, तो वस्तु ए बी यहाँ खड़ी कर देते हैं, बढ़िया वाली ए और बी, ठीक है। यहाँ वस्तु ए बी रखी है, वो अनंत और 2f के मध्य स्थित है। तो यहाँ से मुख्य अक्ष की समांतर प्रकाश किरण जाएगी। देखो जस्ट पहले हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें 2 नियमों का पालन किया था कि नहीं, यहाँ भी हम किन्हीं 2 नियमों का पालन करते हुए किरण आरेख बनाएंगे। तो पहला तो नियम ये पालन कर लो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजर जाती है, ठीक है। पहला तो हमने इसी का पालन कर लिया। अब दूसरा, हाँ, उन मैथ वाले बच्चों के लिए मैंने आपको स्पेशली दर्पण में बताया था कि वहाँ 4 नियम थे, 4 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का पालन करते हुए हमने किरण आरेख बनाए थे। तो उसके कितने संभावित एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कितने संभावित तरीके हो सकते हैं जिनसे हम किरण आरेख बना सकते हैं। तो उसको मैंने आपको 6 मेथड से बना के समझाया था। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए, जैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण मैंने करवाया था, तो वहाँ 6 मेथड बताए थे किस प्रकार से 6 मेथडों से हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ आप कितने से कर सकते हो, 3C2, ठीक है। तो यहाँ आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमें एक ही किरण आरेख बनाना है, एग्जाम में एक ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ मैथ वाले बिल्कुल दिमाग लगा सकते हैं, उनके लिए मैं एक पॉइंट छोड़ रहा हूँ कि 3C2। अब देख लेना कितने बनेंगे, कॉम्बिनेशन है। आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th क्लास के मैथ में पढ़े होंगे, 6वीं या 5वीं 6वीं एक्सरसाइज थे, तो वहाँ आपने ये पढ़े होंगे। तो इसे आप निकाल लेना, आप उससे कई मेथड बना सकते हो, जितने मेथड इससे आए 4C2 को सॉल्व करके आ जाएंगे। तो उससे आप देख लेना कि और उतने तरीके से आप किरण आरेख बनाने की कोशिश करना। लेकिन हम तो यहाँ एक एक की बात करेंगे, और जिसको विभिन्न मेथड देखने हो तो बिल्कुल मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उसमें देख सकता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उसमें आप मेथड देखोगे, 6 मेथड बताए मैंने एक के। तो ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन 6 मेथड तो नहीं होंगे क्योंकि यहाँ तो 4C2 था, वहाँ तो क्या था 4C2, यहाँ 3C2 है, तो कम आएंगे, फिक्स है, ये तीन के करीबन मेथड आ जाएंगे यहाँ। वो आप सॉल्व करके देख लेना। तो ये पहला नियम समझ में आ गया कि नहीं, जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से। दूसरी हम प्रकाशिक केंद्र वाला ले लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से गुजर जाए, प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हुई ही जब इस लेंस पर आपतित होगी तो बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी, निकलेगी कि नहीं। तब अब इस स्थिति के हिसाब से देख लो, हमें प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, जब वस्तु 1 और 2 अनंत और 2f के मध्य, तो प्राप्त प्रतिबिंब 1 और 2, मतलब f और 2f के मध्य में प्रतिबिंब बनाना है। हमारे पास कोई इंची टेप तो है नहीं, सो ऐसे करके ऐसे रख करके ऐसे खींच दो लाइन हो, भाई माप तोल करके हमारे पास ऐसे लेंस भी नहीं है। तो यहाँ तो हमें पहले से माइंड में फिट होगी कि वस्तु कहाँ है, तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, तब उसको आप क्लियरली बना पाओगे। वो माइंड में फिट किससे होगी, पहले से ही वो इसे ट्रिक से होगी। क्लियर। तो यहाँ मेरे माइंड में पहले से ही फिट है 1 2 f और 2f के मध्य बनाना है। तो यहाँ से प्रकाश किरण को मुझे कहाँ मिलाना होगा, और किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दो, एक रेखा खींची जा सकती है, आपने 10th में खूब पढ़ा है। तो मैं इसको, मुझे पता है यहाँ कहीं क्रॉस कराना है, ठीक है। तो मैंने ये बिंदु फिक्स कर दिया, तो ओ से गुजारना है, देखो वहीं क्रॉस करा दिया कि नहीं। इस प्रकार से हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो गया। आप कहोगे सर आप तो जबरदस्ती कर रहे हो, वैसे बन नहीं रहा है फिर भी बना रहे हो, है ना। तो हमारे पास इंची टेप नहीं है, फीता नहीं है, सो डाल दो, आप बना लो, ठीक है। तो हमें तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन एकदम जचना चाहिए कि हाँ वास्तव में प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। देखो हो रहा है भाई, हमने f और 2f के मध्य प्रतिबिंब बना दिया कि नहीं, f और 2f, तो f और 2f के मध्य प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। और देखो ये बड़ा है और ये कैसा हो गया, छोटा हो गया कि नहीं। देखो हमारा किरण आरेख भी बिल्कुल जवाब दे रहा है, बोल रहा है कि कैसा हो गया ये, छोटा। तो b' और a' हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो मैंने बताया है कि देखो 2f से जितना पीछे जाएंगे उतना छोटा। अब अनंत और 2f के मध्य तो हम छोटा कहेंगे, अनंत पर तो अत्यंत छोटा हो गया। अब अनंत और 2f के मध्य कैसा हो जाएगा, छोटा। तो इसमें अत्यंत को हटा दूँ मैं भाई। जब हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले जब वस्तु अनंत और 2f के मध्य, जब वस्तु अनंत और 2f के मध्य, तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ है, f और 2f के मध्य। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, f व 2f के मध्य। अब यहाँ स्थिति के अनुसार देखा जाए तो f2 और f2 है, यहाँ तो 2 लगा सकते हो, आप नहीं लगाओगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें स्थिति बतानी है कि प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो ये क्लियर। अब नेक्स्ट बात करें कि ये अत्यंत छोटे से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अत्यंत छोटे से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वहाँ की वास्तविक वोल्टेज चलाएंगे। तो किरण आरेख क्लियर है कि नहीं।
इसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है आपके माइंड में, तो रटना है ही नहीं कुछ यदि आप तरीके से चलोगे तो, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कंपटीशन में मैटर पूछने वाला है, इसमें से कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आप इजीली आपको इसी तरीके से आप कर पाओगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब अगले करंट आरेख की बात कर लेते हैं। देखो ये समझ में तो आ गया होगा क्लियर बिल्कुल सभी स्टूडेंटों के में, क्योंकि इसमें है नहीं कुछ, 10th क्लास की कहानी है। तो चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। जब अब वस्तु कहाँ स्थित कर लो, 2F पर। वस्तु कहाँ स्थित कर लेते हैं, 2F पर। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, 2F पर, तब हम करंट आरेख बना के देख लेते हैं। तो ये तो रामबाण है, काम आएगा ही। तो जब वस्तु कहाँ हो, 2F पर स्थित हो, जब वस्तु 2F पर स्थित हो। अब देखो जब वस्तु 2F पर हो, ये कंडीशंस मैं बदलूंगा, पहले करंट आरेख बनाऊंगा तभी कंडीशंस बदल जाएंगे। ये बदल जाए तब स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसा नहीं हो कि ये करंट आरेख बन जाए आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख ही रह जाए ये पहली वाली कंडीशन के लिए, तो मामला गड़बड़ हो जाए कि सर ने ये तो कैसे कर दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ एक तो उत्तर लेंस ले लेते हैं। अब वस्तु कहाँ रख लेते हैं, इस मुख्य अक्ष पर वस्तु कहाँ रख लेते हैं, 2F पर। यहाँ कहीं 2F है और ये इन्फाइनाइट है, और यहाँ F 2F और ये इन्फाइनाइट। ये द्वितीय फोकस है तो 2, यहाँ भी 2 लगाएंगे। ये प्रथम फोकस है तो 1, यहाँ भी क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। वस्तु को कहाँ रख लेते हैं, 2F पर। ये भी क्या है, वस्तु है, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी है, 2F पर रखी है। अब करंट आरेख बना लेते हैं। देखो पहला नियम लगाएंगे हम, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश करंट अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाती है, फोकस बिंदु से गुजर जाती है। कोई प्रॉब्लम, कहाँ से गुजर गई, फोकस बिंदु से। अब दूसरा नियम लगा देते हैं, प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश करंट बिना विचलन के सीधे निकलती है। तो ये यहाँ क्या है, O प्रकाशीय केंद्र है। अब इससे गुजरने वाली प्रकाश करंट बिना विचलन की कहाँ निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो हमें पता है, देखो इसका सहारा लो कि जब वस्तु कहाँ है, 2F पर, तो मतलब 2 पर, तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, 2 पर। 2 कहाँ है, 2F पर। प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, 2F पर। तो टारगेट 2F पर क्रॉस कराना है। तो यहाँ टारगेट अपना ये है कि यहाँ हमें क्रॉस कराना है। तो ठीक है, अपना टारगेट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं, और इस प्रकार से ये भेदन हो गया, ठीक है। यहाँ प्रकाश किरण किससे आई, प्रकाशिक केंद्र से। तो आपको यहाँ थोड़ी सी अजीब लग रही, टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही होगी, लेकिन इसको सीधा पार दें, कोई बात नहीं है। तो इसको यहाँ से ऐसे करके कहाँ से गुजर गई, इसको F को यहाँ लिख लो, F2, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण किससे यहाँ क्रॉस कर गई। तो यहाँ देखा जाए तो क्या है, 2F। तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ है, 2F पर। प्रतिबिंब का नाम दे दो बढ़िया सा, B' और A'। भाई उल्टा है, B नीचे है तो इसके B यहाँ है, A यहाँ है तो A कहाँ गया, नीचे। तो देखो इसका ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, हुआ है कि नहीं भाई। इसका ये क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा हो गया, वास्तव में काट रही है तो वास्तविक हो गया। 2F का हमें कहाँ प्राप्त हुआ है, 2F पर प्राप्त हुआ है। वस्तु का कैसा प्राप्त हुआ है, देखो नाप लो तुम तो यहाँ तो भाई बिल्कुल एजिट बराबर लग रहे हैं कि नहीं। करंट आरेख भी ऐसा आना चाहिए आपका, भले ही बिना माप तौल के बनाओ, बिल्कुल एजिट, जो उसके गुणधर्म है वो उसमें मेल खाने चाहिए, करंट आरेख में मेल खाने चाहिए उसके गुणधर्म, और वो ऐसे ही खाएंगे जो मेरे तरीके से जो मैं बता रहा हूँ। और अन्यथा थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे तो मामला भी इधर उधर हो जाएगा। तो इनको चेंज कर देता हूँ मैं। प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, 2F पर, 2F पर। और यहाँ 2F को 2F2 का है तो 2F2 कह देते हैं। तो 2F पर प्राप्त होगा प्राप्त प्रतिबिंब। अब कैसा होगा, बराबर होगा। देखो 2F पर कैसा है, बराबर बराबर। तो माइंड में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज़्यादा बिल्कुल इधर उधर कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है। करंट आरेख समझ में आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और भी टॉपिक पढ़ने हैं हमें ढेर सारे। अब हम अगली स्थिति की बात कर लेते हैं। हाँ इसको भी चेंज कर दिया करो, अभी फर्स्ट ही लिखा हुआ है यहाँ। तो अगली स्थिति क्या है, जो भी हो आप देख लेना, चौथी पाँचवीं छठवीं कुछ भी हो। तो जब वस्तु 2F पर स्थित है, अब हम कहाँ ले आते हैं, 2F और F के मध्य।
तो कहाँ है जब वस्तु 2F व F के मध्य, जब वस्तु कहाँ हो 2F व F के मध्य। तो यहाँ से देख लेते हैं 2F और F के मध्य तो 2 3 कहाँ प्रतिबिंब बनाना है हमें 2F व अनंत पर, माइंड पहले से फिक्स है, प्रतिबिंब कहाँ बनाना है हमें 2F व अनंत पर, उसके बीच में। अब देखो हमारे पास उत्तर लेंस है एक, फटाफट कर लेते हैं इसको क्लियर। वस्तु को रख लो कहीं यहाँ, ये F है और ये क्या है 2F इनफाइनाइट, F 2F और ये इनफाइनाइट। तो यहाँ प्रथम फोकस है और ये कौन सा फोकस है द्वितीय फोकस है, क्लियर। PQ हमारे पास क्या है उत्तर लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है। अब इसमें सबसे पहला नियम लागू करो, वस्तु को रख लो पहले, कहाँ रखोगे 2F व F के मध्य, 2F व F के मध्य वस्तु यहाँ रखी हुई है AB क्या है वस्तु है। तो पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है, पहला नियम लागू हो गया। अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है वो फोकस बिंदु से। दूसरा नियम प्रकाशिक केंद्र से गुजार दो, हमें पता है कि प्रतिबिंब निर्माण कहाँ होगा 2 व 3, मतलब देखो 2F व F के मध्य 2 3 2F व अनंत के मध्य, तो प्राप्त प्रतिबिंब यहाँ कहीं होना चाहिए। तो ये मामला गड़बड़ हो गया, इसको मन में याद रखना, ठीक है। तो हमने टारगेट कर लिया कि यहाँ कोई बिंदु होगा, ठीक है, कहीं भी हो जाए। तो प्रकाश केंद्र से गुजार दो प्रकाश किरण को, अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधी निकल गई। देखो वहीं क्रॉस किया है कि नहीं, और नहीं किया तो करा दूंगा भाई, यहाँ क्रॉसिंग हो गई। तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या है B' और A'। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम? किरण आरेख समझ में आया कि नहीं? तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ हो गया 2F F का 2 3 कहाँ है 2F वो अनंत के मध्य, प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ है 2F देखो है या नहीं है, और ये अनंत के मध्य हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया B' A'। और इसकी शक्ल देखो कितनी बढ़िया है, इतना बड़ा और ये इतना छोटा। अरे A भी छोटा है और A भी से बड़ा प्रतिबिंब है या नहीं है। जब ये इतना बड़ा है मतलब प्रतिबिंब हमें बड़ा प्राप्त हुआ। तो मैंने क्या उर्दू बोली थी, ये तो कहा था जब 2F से आगे जाते हैं तो कैसा होता है भाई, 2F से आगे जाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है बड़ा, और इस स्थिति पर कैसा होता है बराबर। 2F की स्थिति पर कैसा होता है बराबर, और पीछे जाएंगे तो कैसा होता है छोटा होता है। ये जो ट्रिक थी। तो क्लियर। अब यहाँ और लिख लेते हैं प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ है 2F हुआ अनंत के मध्य, तो 2F की जगह यहाँ 2F2 है, तो 2F हुआ अनंत के मध्य। क्लियर। बराबर से कैसा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बड़ा। अभी और आगे जाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा भाई, जितने आगे चलते हैं जितने पीछे गए तो उतना छोटा होता गया। अनंत पर वस्तु दी तो हमने अत्यंत छोटा कहा था क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए। तो जैसे ही और आगे जाएंगे अभी तो अत्यंत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। देखो अगली स्थिति कौन सी है, वस्तु का कहाँ रख लो F पर, वस्तु कहाँ रख लेते हैं F पर। तो वस्तु कहाँ हो F पर स्थित हो, जब वस्तु F पर हो तो समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एक उत्तल लेंस है PQ, ये इसका मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र O है, ये इसका F 2F और ये इनफाइनाइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये F 2F और इधर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इसको 2 2 द्वितीय फोकस बिंदु हो गया। ये कौन सा है प्रथम फोकस बिंदु है, तो F1 ऐसे कर दो। तो वस्तु को कहाँ रख लेते हैं F1 पर रख लेते हैं। वस्तु क्या है AB। तो पहला नियम लगा दो, वस्तु F पर रखी तो पहला नियम क्या लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजर जाती है। अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाएगी फोकस बिंदु से। अब दूसरा नियम प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण। अब देखो जब वस्तु F पर है तो 3 कहाँ है,
अनंत पर। तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? अनंत पर। तो ले जाओ प्रकाश किरणों को समांतर, क्योंकि जब अनंत पर वस्तु स्थित थी तो आने वाली प्रकाश किरणें कैसी थी? समांतर थी। और समांतर थी तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ हो गया था? फोकस पे हो गया। तो जब फोकस पर वस्तु है तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? अनंत पर। जब अनंत पर वस्तु थी तो आपतित प्रकाश किरण समांतर थी, तो जब ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो जाने वाली प्रकाश किरण कैसी हो जाएंगी? समांतर होंगी कि नहीं? तो इनको हमें समांतर करना है, अपना टारगेट है। तो अपना टारगेट पूरा करो। तो भाई ऐसे बनाओ कि ये कहीं काट नहीं जाए। तो ये प्रकाश की किरण से गुजार दो और इनकी को कैसी बना दो? ये समांतर। देखो ऐसा तो नहीं लग रहा है कहीं प्रच्छेद कर जाएंगे, वो ऐसा लग रहा हो तो कलम आपके हाथ में भाई, कलम आपके हाथ में। तो इस प्रकार से प्रकाश किरण कहाँ चली जाएंगी? अनंत की ओर। और प्रतिबिंब निर्माण कहाँ होगा हो या नहीं हो हमें नहीं पता, ये कहाँ चली गई? अनंत की ओर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारी नज़रों में? तो अनंत पर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? इनफाइनाइट पर, या इनफाइनाइट की ओर, अनंत की ओर कह सकते हो, अनंत की ओर। और देखो ये कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, अत्यंत बड़ा हो जाएगा भाई। और भी आगे चलेंगे तो कैसा हो जाएगा? अत्यंत बड़ा हो जाएगा, अत्यंत बड़ा वास्तविक उल्टा। स्थिति चलती रहेंगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? वैसे मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। तो ये स्थिति कौन सी हो गई भाई? ये स्थिति कौन सी होगी? जब वस्तु कहाँ हो? एफ पर स्थित हो, स्थित हो, तब की कहानी है। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? एफ पर। तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? अनंत पर, अत्यंत बड़ा, वास्तविक और उल्टा होगा। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं जाने वाली प्रकाश किरण है वो कहाँ जा रही है? अनंत की ओर। ऐसा लगेगा कहीं काट जाए तो अनंत की ओर काट जाएंगे कहीं, लेकिन तो ये जा कहाँ रही है? अनंत की ओर। तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? अनंत की ओर। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बात करें, जब वस्तु कहाँ हो? एफ व ओ के मध्य स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो? एफ व ओ के मध्य। जिसको मैं अपवाद की कंडीशन कहता हूँ, वो यहाँ नियम, ये वाला नियम लागू नहीं होगा। यहाँ ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाई, केवल बड़े छोटे वाली अप्लाई हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ जैसे एक उत्तल लेंस है पी क्यू, अब इसका प्रकाशीय केंद्र O है, इसका बिंदु F, 2F, इनफाइनाइट। इसको थोड़ा सीधा सा बना लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? F, 2F और ये इनफाइनाइट। तो 2, 2, ये F1 और ये F1। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कई बार बता चुका हूँ इन सारी चीज़ों को। तो अब वस्तु कहाँ रख लेते हैं हम? डायरेक्ट F व O के मध्य। जब वस्तु कहाँ स्थित तो F व O के मध्य। वस्तु कौन सी है? AB। F व O के मध्य स्थित है तो हम वही नियम लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजर जाती है। अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? वो फोकस बिंदु से। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब दूसरा नियम लगा देते हैं हम। ये तो पहला नियम लगा दिया हमने, अब दूसरा नियम कौन सा है बताओ? प्रकाशिक किरण से गुजार दो। यहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है भाई, प्रकाशिक किरण से गुजार देंगे तो वो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ ये समांतर तो नहीं हो पाई भाई, ऐसा लग रही है तो इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ऐसे जा रही है। तो आगे तो कहीं काटेंगे नहीं, चांसेस ही खत्म है। तो देख लेते हैं पीछे कोई उम्मीद है इनसे भी कि कहीं ये पीछे काट सकती हैं। तो देखो पीछे लिया करके देख लेते हैं, तो हमें पता चला कि ये पीछे आकर के काट गई। तो इसके द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा है? आभासीय। कैसा है? आभासीय। यहाँ हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। पीछे कहीं भी हो सकता है, A डैश और B डैश। तो देखो ए बी सीधा है, ए बी प्राप्त प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। देखो ये वस्तु छोटी सी है, कैसा हो गया? बड़ा हो गया। कैसा हो गया? बड़ा। वो कहाँ है? प्राप्त प्रतिबिंब इधर होना चाहिए, तो ये लेंस के कौन सी ओर है? देखो बाईं ओर। प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ है? लेंस के बाईं ओर। आप कहोगे कि सर इनमें से कोई स्थिति फिक्स कहाँ बन जाए? कोई स्थिति फिक्स नहीं, डिपेंड करेगा कि F O के मध्य वस्तु को आपने कहाँ रखा है, कितना आगे रखा है, कितना पीछे रखा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो हम कहेंगे प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? लेंस के
बाईं ओर। तो यहाँ स्थिति क्या होगी, उत्तल लेंस के बाईं ओर, उत्तल लेंस के बाईं ओर, बाईं ओर तो देख रहे हैं ये बायां हाथ हो गया, ये दायां हो गया, तो कहाँ बनेगा, बाईं ओर। ठीक है, अत्यंत बड़ा। वास्तविक की क्या हो गया, देखो आवासी हो रहा है कि नहीं, तो कैसा हो गया, आवासी। उल्टे किया क्या हो गया, सीधा हो गया। तो ये कंडीशन बदल गई, ये कंडीशन नहीं बदली अत्यंत बड़े वाली, जो कि ये ट्रिक लागू बड़े छोटे पर हो रही है केवल, और ये लागू नहीं होगा, 1 2 3 वाला सिस्टम यहाँ लागू नहीं होगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है, तो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात कर लेते हैं हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की, तो उसको फटाफट खत्म कर लेते हैं, हमारे पास आज टाइम भी कम बचा है। तो ठीक है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, ये तो स्थिति किसके लिए हो गई थी, यहाँ मैंने स्थिति नहीं लिखी थी। ये स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, P व O के मध्य हो, जब वस्तु कहाँ हो, P व O के मध्य, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसमें आप लिख लेना किसके मध्य है, ये P व O के मध्य वाली कंडीशन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसके लिए, ये उत्तल लेंस हो गया। अब लिख लेते हैं अवतल लेंस के लिए, किसके लिए, अब अवतल लेंस के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन उसमें 2 ही स्थितियाँ हैं, कोई इतनी ज़्यादा स्थिति भी नहीं है जो आपको टेंशन लेनी पड़े। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, अवतल, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो कंडीशन फर्स्ट, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो यहाँ एक तो 10th क्लास के अनुसार बना लेते हैं, बाकी एक दूसरा आप प्रयास करना। ठीक है, मैंने आपको इतने ढेर सारे बनवा के बता दिए, एक आप भी प्रयास करना कि हम किस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। और मुख्य जरूरी नहीं मुख्य अक्ष के समांतर लेके आनी है, आपस में प्रकाश किरण समांतर होनी चाहिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब। तो यहाँ जैसे पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होता है, भाई फोकस पर प्राप्त होता है। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से तो आएंगी, भाई मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो अपवर्तन के बाद यहाँ क्या हो जाएंगी, अपसारित हो जाएंगी, फैल जाएंगी, क्या हो जाएंगे, अपसारित हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके लिए अगर फोकस बिंदु की बात करें तो ये जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होंगी उसको हम द्वितीय फोकस कहेंगे। तो ये कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होंगी, इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये यहाँ से गुजर जाएंगी, पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये यहाँ से इस प्रकार से गुजर जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F2 द्वितीय फोकस बिंदु। तो हमें प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ हो गया, F पर। प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, F पर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखो यहाँ वो ही ट्रिक लागू हो रही है, लेकिन नेक्स्ट स्थिति के लिए नहीं होगी। तो यहाँ ये दोनों याद ही रखनी पड़ेंगे आपको डायरेक्ट। तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ है, F पर। कैसा है, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। और कैसा है, आवासीय, भाई कैसा है, आवासीय। यहाँ आवासीय और सीधे प्राप्त होंगे सभी, आवासीय और सीधे, आवासीय और कैसा है, सीधा है। ठीक है, बहुत सीधा साधा प्रतिबिंब है, अरे वैसे सीधा है फिगर में, तो ये कैसा है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, आवासीय। तो यहाँ ये आपको कंडीशन याद रखनी है, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ है, फोकस पर है, अत्यंत छोटा है, आवासीय और सीधा है। क्लियर। बाकी देखो मैं आपको हिंट दे दूँ आपको कैसे बनाना है पेज पर, कि प्रकाश किरण को आप ऐसे लेके आओ कि वो फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत हो। तो यहाँ ऐसे, यहाँ कोई फोकस बिंदु होगा उससे गुजरती हुई प्रतीत होगी, तो मुख्य अक्ष कैसी हो जाएगी, समांतर। तो मैं बना के बता ही देता हूँ। तो ये क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप ऐसे बना सकते हैं, एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ये तो आपने 10th क्लास में बनाया है। एक दूसरा तरीका, इसमें 2 नियमों का पालन हो रहा हो, क्योंकि यहाँ एक ही नियम का पालन हो रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश किरण, वो अपसारित हो गई और फोकस बिंदु पर क्रॉस कर गई। लेकिन 2 नियमों का पालन करते हुए हमें कैसे बनाना है वो समझ लेते हैं। जैसे यहाँ F2 है, यहाँ 2F, अब उसको छोड़ो, उधर आगे क्या है क्योंकि हमें काम ही नहीं है। प्रतिबिंब वस्तु तो कहाँ है, अनंत पर स्थित है। तो अनंत पर स्थित, तो आने वाली प्रकाश किरण कैसी होंगी, परस्पर समांतर होंगी। तो सबसे पहले तो कहाँ आपतित करा दो, सबसे पहले तो कहाँ आपतित करा दो, ऐसे करा दो। यहाँ जैसे F1 है, F1 है, और आगे जैसे 2F1 है, और आगे इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ऐसे करा दोगे, ये इसके अनुदिश आ रही है, F1 के अनुदिश आ रही है इधर से कहीं से। किसके अनुदिश आ रही है,
F1 के। तो आपको पता है जब ऐसा लगे कि F1 की अनुदिश आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किसके समांतर हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। कोई प्रॉब्लम? यदि प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाए, कहाँ से गुजर जाए? प्रकाशिक केंद्र से। यदि ये प्रकाशिक केंद्र O है, ठीक है, यदि प्रकाश केंद्र O से गुजर रही कोई प्रकाश कण तो बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ समांतर तो करनी है, समांतर करनी है और किसी को जानी है? प्रकाशिक केंद्र O से, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसको समांतर करनी है तो इसको इस प्रकार से समांतर कर देते हैं। ये समांतर भी हो गई और प्रकाशिक केंद्र O से भी गुजर गई, तो सीधी निकल गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? भाई सीधी निकल रही है कि नहीं? अब देखो हम पीछे की ओर यदि इसको बढ़ाया जाए, यदि इसको कहाँ बढ़ाया जाए? पीछे की ओर। इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो प्राप्ति प्रतिबिंब कहाँ हो गया? देखो फोकस पर AB, इसको A डैश B डैश कह लो, सीधा है या नहीं है? भाई कहाँ प्राप्त हो गया? फोकस पे। A डैश और B डैश हमें पहले ही फोकस पे प्राप्त हुआ था। तो ये आपको बड़ी क्रिटिकल समस्या होगी, ये समझ में नहीं आया है। तो देखो समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा कि देखो हम मुख्य पहले तो हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके आते थे, लेकिन हमें दो नियमों का पालन करना है। तो देखो ये जो F1 है, जब फोकस बिंदु के अनुदिश कोई प्रकाश किरण आएगी तो मुख्य अक्ष की कैसी होगी? समांतर। अपवर्तन के बाद कैसी होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो पीछे की ओर हमने इसको बढ़ाया। जब हम प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली कोई प्रकाश किरण है तो बिना विचलन की सीधी निकल गई। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये यहाँ क्रॉस कर गई। कहाँ कर गई? F2 पर। क्रॉस की है कि नहीं की है? तो प्राप्ति प्रतिबिंब कहाँ हो गया? F2 पर या F पर कह लो। ये बात क्लियर है या नहीं है? तो ये किरण आरेख अच्छा है और इम्प्रेसिव भी है, और यदि एग्जाम में आता है अगर आपने बनाया तो चेक करने वाला भी कहेगा कि हाँ बंदे को नॉलेज है। तो इसलिए ये बनाओ तो काफ़ी अच्छी बात है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गलत तो वो भी नहीं है। एक कंडीशन और रहेगी, उसको भी आज की क्लास में ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखो नंबर 2, जब वस्तु कहाँ स्थित हो? प्रकाशिक केंद्र O, जब वस्तु कहाँ हो? नंबर 2, जब वस्तु O व कहीं भी स्थित हो, इनफाइनाइट के मध्य हो, नेट के मध्य हो। भाई इनफाइनाइट व प्रकाश केंद्र O के मध्य कहीं भी हो तब किरण आरेख बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ये अवतल लेंस है, पनैया टाइप का, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है? एक अवतल लेंस, ठीक है। तो यहाँ वस्तु को कहीं भी रख लो, जैसे ये इनफाइनाइट है, वस्तु को हमने कहीं भी रख लिया, यहाँ रख लिया। वस्तु AB है, क्या है? वस्तु AB कहीं भी हो, 2F और F के मध्य कहीं भी हो, यहाँ प्रकाशिक केंद्र O है, इन दोनों के मध्य कहीं भी हो, तब किरण आरेख कैसे बनाए? देखो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, ये आपतित हो रही थी, अपसारित हो जाएगी। लेकिन अपवर्तन के बाद ऐसा तो लगेगा कि कहाँ से गुजर गई? भाई फोकस बिंदु से। यहाँ से ये द्वितीय फोकस बिंदु हो गया F2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब दूसरी प्रकाश किरण को कहाँ से गुजार दो? प्रकाशिक केंद्र से। तो बिना विचलन के कहाँ निकल गई? बिना विचलन के सीधी निकल गई। तो जब बिना विचलन की सीधी निकल गई, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ प्रतिबिंब निर्माण हो गया। कौन सा प्रतिबिंब बना है? A डैश और B डैश। क्लियर? भाई उन्होंने क्रॉसिंग कहाँ की है? यहाँ क्रॉसिंग की है, तो यहाँ प्रतिबिंब निर्माण हो गया। देखो कैसा है? छोटा। कैसा है? छोटा। तो अत्यंत छोटी है, मैं क्या कर देता हूँ इसको? छोटा, ठीक है। और F पर की जगह मैं क्या कर देता हूँ? F व O के मध्य, F व O के मध्य, F व O के मध्य। क्लियर? तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? F व O के मध्य, छोटा होगा, आभासी सीधा तो ये चलेंगे। तो आज की क्लास में हमने प्रतिबिंब निर्माण पढ़ लिया, उत्तल अवतल दोनों लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण और उसके नियम पढ़ लिए। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी मैटर कवर किया है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो गुड बाय बच्चों। सभी दोस्तों से, अपने साथियों से, भाई बहनों, बंधुओं से, सभी से यही कहना चाहूँगा इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे भी मेरा भी उत्साहवर्धन हो और मैं भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करा सकूँ। ठीक है, तो गुड बाय।